चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच में एक बड़ी हसीन और बड़ी हस्ती बैठी हुई है जिनका नाम है डॉक्टर शिखा महेश्वरी जी। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं, नॉवेल्स लिखी हुई हैं और आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। इनके शब्दों को पढ़कर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इनसे पर्सनली मिला जाए, इसीलिए आज मैं इनसे बातें कर रही हूँ और इनसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको भी इनसे मिलाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शिखा महेश्वरी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप इन लोगों से कुछ दो शब्द कहें और उसके बाद हम मेरे जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगे हैं उनकी शुरुआत मैं करना चाहूँगी। आपने मेरी कौन सी किताब पढ़ी है? जी, मैंने ऐसी तो कोई बुक नहीं है जो मैंने पढ़ी नहीं है। मेरी किताब। आपकी किताब के बारे में कहा जाए तो आपने लिखी हुई ऑनलाइन ऑफलाइन बुक जो है वो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है और उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट आया है और पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उसका पार्ट 2 आप ज़रूर निकालिएगा। बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर निकलेंगे। जी, तो मैम, शिखा मैम, आप राइटर बनी, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी के मोड़ ने आपको राइटर बना दिया? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। मैंने जब जब प्रेमचंद जी को पढ़ा है, उनके उपन्यासों को पढ़ा है, उनकी कहानियों को पढ़ा है, मुझे हमेशा उनके शब्दों में एक चमत्कार दिखाई देता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये लिखना इजी है या हार्ड है, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपके पास विचार है, हाथ में कलम है और सामने आपके पेपर है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, आप तुरंत कहीं भी बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशंस, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। प्रेमचंद जी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जो उन्होंने चित्रण किया है, हम उस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, पर एक शायद हम छोटा सा प्रयास कर सकते हैं कि लेखनी के माध्यम से हम समाज को कुछ परिवर्तन की एक दिशा दे सकें। तो ये सोचते हुए विचारते हुए मैंने लेखन प्रारंभ किया और सामाजिक जो बिंदु होते हैं, दहेज प्रथा या कन्या विवाह, ऐसे काफ़ी विषयों को लेकर मैंने काफ़ी लेख लिखे हैं जो कि लगातार प्रकाशित होते आ रहे हैं। और फिर मुझे ऐसे लगा कि लेखों से शायद बातों को उतना ज़्यादा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू करी। फिर मुझे लगा कि कहानियाँ भी कुछ सीमित शब्दों में आ रही हैं, तब जाके मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन उपन्यास लिखा जो कि आपने पढ़ा है। जी, समाज की बात आती है तो मेरे दिमाग में आपकी एक बुक आ रही है जिसे आपने महिलाओं के ऊपर लिखा हुआ है। जी, तो ये बुक लिखने का कुछ विशेष कारण था? जैसा कि आपने एक विशेष कारण पूछा, तो मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि महिलाएं कुछ घर को संभालते हुए अपने करियर को भी संभालें। दोनों चीज़ों को एक पूरी तरीके से नकार कर आप कभी शिखर तक नहीं पहुँच सकते, ऐसा मुझे लगता है। और रही फेमिनिज़्म की बात या वुमेन एम्पावरमेंट की बात, तो वुमेन अपने आप को एम्पावर कर सकती है, घर को संभाल कर भी, बच्चों को संभाल कर भी, बाहर की गतिविधियों को देख कर भी, सब कुछ वो संभाल सकती है। दुर्गा जी को ऐसे ही दुर्गा नहीं कहा गया है, भले उनके 4, 8 या 12 हाथ किसी दृश्य में, चित्र में आपको दिखते हो, उसका मतलब ये होता है कि महिलाओं के पास इतने हाथ होते हैं कि वो एक बार में कितने भी काम कर सकती है। ये सोचते हुए मैंने जो मैंने शोध कार्य किया, मैंने PhD करी, तो मैंने सोचा जो महिलाओं ने उपन्यास लिखे हैं, और मैं राजस्थानी संस्कृति से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना राजस्थानी संस्कृति को एक्सप्लोर किया जाए कि कुछ तथ्य हमें जो नहीं पता है वो भी हमें पता चले। और उन सब चीज़ों को समराइज़ करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि मुझे हिंदी उपन्यासों में राजस्थानी संस्कृति इस विषय पर शोध कार्य करना चाहिए, जो कि मैंने विल्सन महाविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये तो थीसिस रह जाएगी, तो सिर्फ लाइब्रेरी तक ही सीमित रह जाएगी, लोगों के सामने आनी चाहिए, लोगों को पता चलने चाहिए राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में और महिलाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो फिर मैंने उस थीसिस को बुक के फॉर्म में मैंने उसे पब्लिश करवाया है। अच्छा, तो ये राजस्थानी संस्कृति के बारे में उस बुक में आपने लिखा है या महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में लिखा? दोनों के बारे में। अच्छा, मतलब आप इनडायरेक्टली बता रही है कि एक महिला सब पे भारी है। यस।
एक नारी सब पे सब पे भारी। भारी, बिल्कुल। जी जी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। जी। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बस 2 दिन पहले ही मैंने आपकी एक बुक पढ़ी है ऑनलाइन ऑफलाइन, जी। जिसे पढ़ते हुए मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने ये बुक बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी हुई है और बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। Thank और you। सुनने वालों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर इस बुक को एक बार पढ़िएगा, जी। और अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस बुक में अभी की युवा पीढ़ी के लिए कितनी जानकारी दी गई है, और जो युवा पीढ़ी सही रास्ते पे नहीं चल पा रही है उसको अपनी राह कैसे बनानी है, और अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस बुक को पढ़ के थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करके हम उस रास्ते से हट सकते हैं और सही राह पे चल सकते हैं। जी। ये बहुत बढ़िया बुक है, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसका पार्ट 2 निकालिएगा। जी। और मुझे वो पार्ट 2 पढ़ने में ऐसे लग रहा है कि बस आप कल ही लिख दीजिए, मैं कल ही पढ़ लूँ। सरस्वती माँ की कृपा रही तो वो भी बहुत जल्द आपके सामने होगी। बस उसी बुक को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जी। जिसमें से पहला सवाल ये है कि उसमें जो कैरेक्टर है, एक लड़की का नाम दिया गया है अमिता, मुख्य नायिका। जी हाँ। मुख्य नायिका है वो, तो आपने उस लड़की का नाम अमिता ही क्यों रखा? अमिता जैसा कि बहुत एक कॉमन नेम है। कॉमन चीज़ों से जब आप किसी भी चीज़ को जब आप कॉमन चीज़ से रिलेट करते हो या कनेक्ट करते हो, तो वो पाठकों के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ते हैं। मैं कुछ ऐसा अलग सा नाम ले लेती तो शायद आपको उतना जल्दी क्लिक नहीं हो पाता, लेकिन जब भी हम अमिता नाम कहीं भी सुनेंगे, बहुत कॉमन नेम है, कहीं भी सुनेंगे तो हमारे दिमाग में मन मस्तिष्क में सबसे पहले आएगा, अरे हाँ, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन उपन्यास में अमिता नाम की नायिका पढ़ी थी, और वो इस तरीके से उसका चरित्र चित्रण था, कथोपकथन था, सब उसको आपको अपने आप रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहती थी कि पाठक उस चीज़ को खुद से कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए, उस नाम से खुद को रिलेट कर पाए। क्या पता शायद किसी की ज़िंदगी में अमिता नाम की लड़की रही हो, या किसी की ज़िंदगी में अमिता नाम की बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो, माँ हो, तो जब भी वो अमिता नाम को पढ़े तो उसे मेरी अमिता याद आनी चाहिए। और जब वो अपनी अमिता के बारे में लिखे तो भी उसे मेरी अमिता याद आए, और जब वो मेरी अमिता के बारे में पढ़े तो उसे अपनी अमिता याद आए। इस तरीके से मैंने जितने भी पात्रों के नाम लिखे हैं उसमें सारे पात्रों के नाम मैंने बहुत कॉमन लिए हैं, जो कि हम दिन में एक आध बार तो वो नाम सुन ही लेते हैं। जी जी, उसी से मुझे याद आया कि मेरे 2 फ्रेंड्स का नाम भी अमिता है। जी। और बस इसी के साथ अगला सवाल मेरा ये है कि इसमें जो हीरो कहेंगे हम उसे, जो मुख्य नायक है, जिसका नाम है शिखर। यस जी, तो ये शिखर नाम आपको कहाँ से सूझा? शिखर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक क्रम से लिखना तो शायद काफ़ी देर बाद आया है, लेकिन कोविड का समय था, जो महामारी का समय था, और हम सब घर में बैठे थे। काफ़ी समय से लेखन पे विचार चल रहा था कि उपन्यास को किस तरीके से समराइज़ किया जाए। स्टोरी डेली थोड़ा बहुत लिखती रहती थी। जैसा कि आपने देखा, कोरोना का समय काल था और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गया हर किसी के लिए, लेकिन एक प्लस पॉइंट उसमें ये भी था कि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम महानगरों में रहते हैं और हम हमेशा समय की कमी में भागते रहते हैं। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। और कोरोना में हमारे पास बहुत समय था, भगवान की कृपा से। तो मैंने उस समय को यूटिलाइज़ किया, और इतने समय से मैं जो कुछ भी लिख रही थी कॉपियों में, थोड़ा बहुत सारी कॉपियाँ मैंने खोली और फिर उन सब चीज़ों को समराइज़ किया, और फिर मुझे ऐसे लगा कि अब तो इसे पब्लिश कर ही देना चाहिए। एक काफ़ी इनफ कंटेंट जमा हो चुका है, तो मैंने उसे फिर पब्लिश करने के लिए दे दिया। अच्छा, तो जहाँ पर दूसरी महिलाएं पपड़ बना रही थी, पराठे बना रही थी, गाने गा रही थी, वीडियो बना रही थी, वहाँ पे एक महिला बैठ के राइटिंग कर रही थी, अपना लेखन लिख रही थी। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी। जी, अभी इस बुक को आपने एंडिंग देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? जीवन का कोई अंत नहीं होता, हमारी सांसों का अंत होता है, ऐसा मुझे लगता है। और जीवन तो निरंतर चलता रहता है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ, लेकिन मेरी यादें, मेरी बातें और मेरी किताबें हमेशा रहेंगी। तो जीवन का कोई अंत नहीं होता। और एंडिंग जो मैंने दी है इस किताब में, मेरे हिसाब से मैंने मधु कांकरिया जी को पढ़ा है, उनके सारे उपन्यास पढ़े हैं,
और मधु कांकरिया जी को जब मैं देखती हूँ, पर्सनली भी जब उनसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो उनके विचारों में हमेशा महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने की एक सुधार की हमेशा मैंने उनमें जिजीविषा देखी है। वो जिजीविषा उनके लेखन में भी थी। तो जब मैंने इसका एंड लिखा तो मुझे तुरंत मधु कांकरिया जी क्लिक हो गए और मुझे ऐसा लगा कि एक सुधार की, समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे एक सुधार की बहुत गहन आवश्यकता है, और जिसके लिए मैंने इसका अंत कुछ इस प्रकार किया है। और एक बात और, अंत समझने के लिए, अंत के लिए आपको पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा। जी, ये तो सही बात है, इसीलिए मैंने एक ही दिन में वो पूरी बुक पढ़ डाली, क्योंकि मुझे इसका अंत जानना था। और अंत में जाके पता चलता है कि इसका अंत अभी हुआ नहीं है। हाँ, ये एक पाठक की दृष्टि हो सकती है कि उसके हिसाब से और भी इसमें कुछ लिखा जा सकता है, जो कि बहुत ही, मैं कहूँगी कि एक विचारणीय तथ्य है, क्योंकि लेखक अपने नज़रिए से लिखता है और पाठक उसे नया नज़रिया देता है। तो पाठक के नज़रिए को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उसके माध्यम से मैं कोशिश करूँगी, जैसा कि आपकी गुजारिश रही है मेरे से, तो इसका दूसरा अंक निकालेंगे बहुत जल्द और कोशिश करेंगे कि आप पाठक के नज़रिए से इसमें एक और अंत देने का प्रण लिया जाए और एक प्रयास किया जाए। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, हम आपके साथ हैं। बस आप इसका पार्ट 2 निकालिए, हम वेटिंग में है ये पढ़ने के लिए। उसी के साथ आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये बुक आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक कॉमन सी बात कहना चाहूँगी, लेखक जो भी लिखता है पूरी पुस्तक में 5 से 10% लेखक का होता है। बाकी वो समाज में जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही हैं, समाज में जो कुछ भी पक्ष विपक्ष, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप जो कुछ भी मीडिया में, ऑनलाइन ऑफलाइन, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है। हम जिस ज़माने में रह रहे हैं वो इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ 24/7 आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ऐसे ज़माने में जब आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उस ज़माने में अपने विचारों को एकत्रित करके लिखना वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि मेरी कहानी नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे पक्ष देखे समाज में जो कुछ भी चल रहा था, घटित हो रहा था, और वो देखकर मन विचलित हो जाता था कि युवा पीढ़ी कैसे किसी के एक बोले हुए शब्द में इतनी आसानी से फंस सकती है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे, और जब मैंने एक रात में बैठी और फिर जब मुझे ऐसा लगा कि खिड़की में मैं देख रही थी और एक ऐसे युवा वर्ग जा रहा था, तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू राइट एवरीथिंग। तो फिर जो कुछ भी मैं इतने टाइम से सोशल मीडिया पे ऑब्ज़र्व कर रही थी, उस चीज़ को फिर मैंने एकत्रित करके लिखना प्रारंभ कर दिया। 5-10% तो लेखक का होता है, जो कि इसमें मेरा है, वो उससे मैं नकार नहीं करूँगी, लेकिन बाकी जो 90% है, 90% है, वो समाज में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए लिखा गया है। जी जी जी, ये युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत उपयोगी बुक है और इसको पढ़ना चाहिए। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सुनने वालों में से अगर इस वीडियो को कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो प्लीज़ इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। जी, रीडर पाठक की दृष्टि से हमें नए पहलू दिए हैं। मैं चाहूँगी कि बाकी पाठक भी अपने नए नज़रिए हम तक पहुँचाएँ, और हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में उन नज़रियों को भी इसमें स्थान दिया जाए। जी ठीक है, हम फिर लौटेंगे शिखा महेश्वरी जी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।